हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडियन स्टेट। तो अब जैसे जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद एस आर रंगनाथन का जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान था एक्ट्स बनवाने में और लोगों को प्रेरित करने में कि जो है दूसरे स्टेट्स में घूम घूम के वो बहुत मेहनत की हैं, बुक्स लिखे हैं। वो देखा जाए तो लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया थे कहा जाए तो, ऐसा कोई सॉरी मैं अपने जुबान से कह रहा हूँ, लेकिन ये इतना लाइब्रेरी फील्ड के लिए किए हैं ना कि जितना कहा जाए इनका बड़ाई किया जाए कम है। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, लाइब्रेरी एक्ट इन इंडियन स्टेट्स जो है ये यूजीसी नेट में जो है आपका यूनिट 2 चैप्टर 3 है। तो अब शुरू करते हैं। वो देखो इंट्रोडक्शन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पहले है क्या। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रिफर्स टू द लॉज इनएक्टेड टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो देखो पहले जब अंग्रेज़ थे तो वो तो मतलब कौन चूसे हैं, ऑब्वियस सी बात है। बाद में जब उन पर प्रेशराइज किया जाने लगा तो वो जैसे नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता में, तो वो सब टाइप एक तरह से बनाए थे। और उसके बाद जो है तो देखा जाए तो ये सब जो आपका है ना, ये इक्का दुक्का बन के रह गया। लेकिन आपको पूरे सोसाइटी को अगर डेवलप करना है तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो लाइब्रेरी था। क्योंकि देखो अभी हम बुक्स वगैरह अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन आप 1947 से आप लगभग 1970 तक देखो, 70 के बाद में भी 1991 में हमारा जो है जब सोवियत यूनियन टूट गया था, जो यूएसएसआर था, तो हमें जो है आपको मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। हमारा जो है मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म हो गए थे, हमें सोना दे के जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है एक तरह से लेना पड़ा था, डॉलर जो होता है। तो मेरा ये कहना है कि देश हमेशा से, अभी के लोग जो देख रहे होंगे, इतना अमीर नहीं था। एक टाइम में भूखे मरते थे लोग इंडिया में, आप देखोगे तो जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय जो इंडिया का एम था, जैसे आप देखोगे वर्ल्ड वार 1 हो गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया, तो ये सब के समय जो है इंडियंस बहुत मरे थे। और जो इंडियन के लिए जो खाने का जो सामान रहता था उसको जो है सप्लाई कर दिया जाता था ट्रूप्स के पास। और यहाँ पे लोग मर रहे हैं, 2-2 करोड़ लोग मानो कि जैसे मर गए, यहाँ पे भूखमरी है और वहाँ हमारा सारा का सारा जा रहा है। या फिर इंडिया में जैसे प्रोडक्शन भी कम होता था, कभी जैसे सुखाड़ पड़ गया, जैसे रेनफॉल है ये मतलब कम हुई, तो अब जैसे उस समय ना ही आपका जैसे मतलब ट्यूबवेल्स उतना हुआ करता था, ना ही कुछ भी हुआ करता था, तो उस समय आपका खाने के लाले थे। तो उस समय अगर कोई लाइब्रेरी के लिए कहे कि पहले जो है हम लाइब्रेरीज बनाएंगे, तो लोग उतना इस पे ध्यान नहीं देते थे। तो इसलिए जो है आपको लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है शुरुआत करना पड़ा पहले, कि कम से कम शुरुआत तो हो। तो these laws provides a framework for the development and maintenance and functioning of libraries. Library legislation ensures that libraries operate efficiently and meet the information needs of the public. ठीक है जी, इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं। अब हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो देखो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इंडिया हैज़ इट रूट्स इन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एस आर रंगनाथन कमेटी, जो मैंने कहा in 1940, S.R. Ranganathan, the father of library science in India, emphasized the need for library legislation to ensure the systematic development of public libraries, कि पब्लिक लाइब्रेरीज और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको डेवलप किया जाए कि कॉमन पीपल जो है उन तक आपको नॉलेज पहुंच सके। देखो अंबेडकर को बहुत लोग भगवान मानते हैं, बहुत लोग ज्ञानी मानते हैं, लेकिन उनको बेवकूफ़ कोई नहीं समझता है, ये तो जान लो। ठीक है जी, इनका तक एक स्टेटमेंट था कि अगर आपको एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल आगे बढ़ना है तो आपको बस एक ही चीज़ काम आएगी, वो है एडुकेशन। तो वही जो है, अब एडुकेशन आपको हर किसी तक पहुंचाना है। तो मतलब उस ज़माने में क्या था कि बुक्स हर किसी तक पहुंचाना है, और बुक्स हर किसी तक पहुंचाना है तो आपको जो है लाइब्रेरी जो है, और वो भी पब्लिक लाइब्रेरी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एस आर रंगनाथन जी का जो है सोच था।
अब इम्पोर्टेंस है, इंश्योर द सिस्टमेटिक गोल्स ऑफ लाइब्रेरी, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। क्योंकि देखो कोई डोनेट कर दिया कुछ पैसा, तो डोनेशन से आप एक एक लाइब्रेरी बना सकते हो, 2 लाइब्रेरी बना सकते हो, लेकिन उसके स्टाफ को कैसे पे करोगे? कौन स्टाफ फ्री में काम करना चाहेगा, है ना? तो उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जो है ना, आपको फाइनेंस चाहिए, पैसा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, स्टाफ चाहिए, सब कुछ चाहिए। फैसिलिटेट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, प्रमोट्स लिटरेसी एंड एडुकेशन, जो मैंने ये कहा है, एडुकेशन। अब देखो लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडियन स्टेट्स देख लेते हैं आप। जैसे तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 जो था वो मद्रास का था। तो की फीचर्स देख लो, 1948 का था, ये याद रखना आप, क्योंकि ये जो है मैच द फॉलोइंग में आता ही आता है। अब देखो की स्टेट हो गया, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनैक्ट लाइब्रेरी एक्ट। तो फर्स्ट टाइम जो है ये तमिलनाडु में हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैसे आप याद कर सकते हो कि देखो 1947 को देश आज़ाद हुआ और तुरंत तमिलनाडु, आप जो कह लो, वो डेवलप्ड स्टेट है, उनका जो पॉलिटिक्स हो वो बात अलग है। अब देखो पॉलिटिक्स हर जगह का कुछ ना कुछ होता है। मैंने तमिलनाडु से इंजीनियरिंग की है, तो मुझे वो स्टेट ऐसे भी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बायस्ड हूँ, बस मैं उनको, उनका मैं दर्द समझ सकता हूँ। दर्द इन द सेंस कि ऐसा है कि उनको ऐसा समझा दिया गया है कि आपका कल्चर जो है सो बहुत ओल्ड है, अच्छा है, और वो अभी तक इनरिच्ड है। और ये जो है पूरे इंडिया के लिए जो है प्राउड की बात है। प्राउड, आई रिपीट, ये प्राउड की बात है कि वो अभी तक अपना कल्चर बचा के रखे हैं। तो उनके आप घर के बाहर जाओगे तो रोज़ यहाँ पे जो है दरवाजे पे जो है ना, ये रंगोली वो बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा अच्छा रंगोली बनाते हैं। तो वो मतलब रंगोली बनाने को मैं बस ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये अभी तक है। आज के ज़माने में कौन बनाता है, वो भी चावल के आटे से वगैरह से, जिसको चिड़िया खाती है आके चुन के, है ना? और उसमें डिज़ाइंस इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि आपका दिमाग शार्प होता है। ये सब का बहुत डीप इफेक्ट होता है। आप कोई जैसे मतलब पैटर्न रोज़ देख रहे हैं इस ये सब टाइप का, तो पैटर्न वो इमेजिन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सबसे आपका दिमाग जो है ना ऑटोमेटिकली इंक्रीज, जैसे नर्व एंडिंग्स है वो इंक्रीज होने लगता है, आपका दिमाग ज़्यादा सोचता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, तो वो सब है। तो वैसे ही आप याद कर सकते हो, मुद्दे से नहीं भटकते हैं, कि 1948 में जो है तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। तो फर्स्ट स्टेट हो गया इंडिया का टू इनैक्ट लाइब्रेरी एक्ट। अब इस्टेब्लिश द तमिलनाडु डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, सेट अप अ नेटवर्क ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच एंड विलेज लाइब्रेरी। पूरा डीपली घुस के जो है सबको आगे बढ़ाओ। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अ लाइब्रेरी सेस। जो देखो अब लोकल गवर्नमेंट जो है वो लाइब्रेरी सेस लगा सकती है। पहले आप देखोगे कि जो है बहुत ज़्यादा तरह के सेस लगते थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह भी। वो सेस कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। कोई टैक्स लग रहा है तो जितना टैक्स लग रहा है उसके ऊपर कुछ मान लो 0.5% लगा दिया गया लाइब्रेरी सेस, तो वो टैक्स ऑन टैक्स को स्पेस को सेस कहते हैं। तो वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया था, कलेक्टेड टू फंड लाइब्रेरीज के लिए। अब आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो 1960 का है, 1960 याद रखिएगा। तमिलनाडु का है 48, ये है आंध्रा का 1960। और आगे देखेंगे जो जो ये सब इम्पोर्टेंट है, जिसको जो ज़्यादा पूछा जाता है मैंने उस हिसाब से लिखा है उसको। तो इनैक्टमेंट ईयर हो गया 1960। की फीचर्स देख लेते हैं। इस्टेब्लिश द आंध्र प्रदेश स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, सही बात है। मैंडेटेड द क्रिएशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एट वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। इंट्रोड्यूस अ लाइब्रेरी सेस फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो लाइब्रेरी सेस का जो है दोनों में यह है। एम्फेसाइज द रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन प्रोमोटिंग एडुकेशन एंड लिटरेसी, वही सिंपल बात है। मतलब कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 है।
इसका भी सेम उसी टाइप के फीचर्स होंगे मोस्टली। इस्टेब्लिश द कर्नाटका स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस लाइब्रेरी सेस फॉर फंडिंग और फोकस ऑन डेवलपिंग अ कम्प्रिहेंसिव पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। अब देखो महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी है 1967। तो आप देखो ऐसे आप याद कर सकते हो, पहले था तमिलनाडु, फिर हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका हो गया कर्नाटका, उसके बाद हो गया महाराष्ट्र। ये था 1948 19 सॉरी ये हो गया 1960, ये हो गया 1965 था, ये हो गया 1967, देखिए 65 था। तो ये तमिलनाडु जो डेवलप था, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर जो है आपका महाराष्ट्र, इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल भी। तो इस्टेब्लिश महाराष्ट्र स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल मैंडेटेड द क्रिएशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, इंट्रोड्यूस लाइब्रेरी सेल्स, प्रोमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इन द स्टेट। अब देखो वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979 का, तो वही है इस्टेब्लिश द वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी, जैसे उसमें सब में होता था, प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरी सेल्स, एम्फसाइज द रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। अब देखो चैलेंजेज जो क्या क्या हुआ इसमें, तो वही सबसे पहला बात तो है फंडिंग। इसको सरकार को जहाँ पे भूखमरी मिटानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, वहाँ पे लाइब्रेरी पे बहुत कम लोग का ध्यान जाता है, इससे आपका वोट बैंक भी नहीं बनता है। तो इसलिए फंडिंग का जो है लाइब्रेरीज को हमेशा से दिक्कत रहा है। लैक ऑफ ट्रेंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, अभी भी आप देखोगे जितने लाइब्रेरीज हैं उसमें मुश्किल से 5,000 10,000 पे किसी नॉर्मल लाइब्रेरियन को जब प्राइवेट सेक्टर में बिठा दिया जाता है, जिसके पास कोई लाइब्रेरी की डिग्री भी नहीं रहती है। मोस्टली मैं ये कह रहा हूँ, आप घूम के देखो आपको यही मिलेगा, मैंने बहुत जगह देखा है। तो यहाँ ट्रेंड प्रोफेशनल जब तक नहीं रखोगे तो उसे क्या ही पता रहेगा। इसे तो बस ऐसे ही आप नॉर्मल आदमी को बिठा दो तो उसे लगता है कि बस हमें तो बैठ के बस पैसा लेना है, लाइब्रेरी में बैठने का काम है। अब इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, अब अगर एफिशिएंटली उसको लागू किया जाए, जिसमें आपका फंडिंग का भी चर्चा हो कि बार बार आपको फंडिंग के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े सरकार के सामने, फिर जो है ऑटोमेटिकली मतलब एक ऐसा लेजिस्लेशन बनाओ ना कि जिसमें पूरा आपका सेल्फ सस्टेनिंग हो, बड़ी अपना डिसीजन ले सके वो, फिर फंडिंग का इंतज़ाम हो, फिर आपको जो इन्फ्लेशन के अनुसार कैसे कैसे इंक्रीज होना है, फिर आपको मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट हो, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, तब जाके आपका लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप होगा ना। अच्छा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज़ में स्कूल सही से नहीं अभी भी चलते हैं, लाइब्रेरी तो छोड़ ही दो। फ्यूचर डायरेक्शंस हो गया, इंक्रीज गवर्नमेंट फंडिंग फॉर लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। इन्हांस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स करना पड़ेगा। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज इन पब्लिक लाइब्रेरीज करनी पड़ेगी। प्रोमोट डिजिटल लाइब्रेरीज एंड एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इस पर बोलना चाहूँगा। देखो यही सब जो है ना मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो डिजिटल लाइब्रेरी जो है, जैसे पूरा दुनिया जो है वो डिजिटल की तरफ जा चुकी है। अगर मानो कि दूसरे जगह पे आप कोई अच्छा कॉलेज है, उसमें आपको कोई मान लो कि नीम पे जो रिसर्च हुए हैं उसका मेरे को डेटा चाहिए, तो मैं जाऊंगा उसके कंप्यूटर पे, बस एक जो सर्च बार है उसमें टाइप करूंगा नीम। अब नीम पे जो रिसर्च हुआ रहेगा उससे आपका जो जर्नल्स है, जो आपके मैगजीन्स आ रखे हैं, थीसिस जो पब्लिश हुई है, डिजर्टेशंस, मतलब जितने बुक्स हो गए हैं, किसी बुक में कोई एक छोटा सा चर्चा है, वो बुक हमारे यहाँ है कि नहीं है। अगर वो बुक नहीं है तो आप उसका जो है ई कॉपी जो होता है, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आप ऑनलाइन जो है परचेज कर सकते हैं लाइब्रेरी के थ्रू। तो अब देखो ये डिजिटल लाइब्रेरी होने से कितना, जैसे आपका इंफॉर्मेशन जो है, आपका इंफॉर्मेशन ये आपके मतलब फिंगर टिप्स पे है। फिंगर टिप्स पे है कोई, तो आपका अगर मान लो कि आप 5 डेज आप जो है एक लाइब्रेरी से दूसरे जगह, फिर जैसे मतलब बुक्स ढूंढ रहे हो, जर्नल्स ढूंढ रहे हो, तो भी नहीं मिल पा रहा है। और
तो एक आदमी है जिसको 5 मिनट्स में जो है, जो जैसे मतलब रेफरेंसेज मिल गया उसको, अलग अलग डेटाबेसेस मिल गया, तो ये सबसे वो निकाल ले रहा है, तो उसका बाकी का जो वैल्यूएबल टाइम है उसको वो एफिशिएंटली यूज कर सकता है ना। तो ये फ़ायदा होता है आपका डिजिटल लाइब्रेरीज की वजह से। अब देखो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट क्या है। देखो तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट 1867, ये याद रखना है, बहुत पुराना है। 1867 का, 1867, जब ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो है बहुत सारे जब विद्रोह हो गए चारों तरफ, तो उसके बाद जो है ना आप फील करोगे कि जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, अब उसके बाद जैसे गवर्नमेंट को वहाँ यूके में लगा, जो है लंदन में, मतलब पार्लियामेंट में, कि यार ऐसे काम नहीं चल सकता है। आप कोई कंपनी 100 ईयर्स तक किसी देश को नहीं रूल कर सकती है ना। कंपनी क्या होती है, वो ब्लड सकर्स होते हैं। ये ऐसा कहना सही नहीं है, बट अगर उन्हें फ्रीडम दे दी जाए ना तो वो ऐसा खून चूसते हैं ना कि आप जान के दंग रह जाओगे कि जितने अभी ईयू और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जितने सभ्य बनते हैं, जापान, ये सब का हिस्ट्री एक बार ज़्यादा दूर नहीं, 200-300 साल की हिस्ट्री आप निकाल के देख लो, आप शर्म से आपके रूह कांप जाएंगे। ये लोग स्लेव, आदमी की खरीद बिक्री करते थे, सोचो, आदमी की, उनका कोई इज्जत नहीं। दे लिटरली ट्रीटेड अदर नॉन वाइट्स एज कॉमोडिटीज। खरीद बिक्री, कोई इज्जत नहीं है, लड़का हो लड़की हो, यू आर लाइक एनिमल्स। ये लोग कर चुके हैं ये। तो वही जो है उसके बाद जो है मतलब गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो मतलब पार्लियामेंट में जो है आपके लेजिस्लेशंस एक्ट ये सब लाने लगी बहुत, कि अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से जो है रूल किया जाए, रूल ऑफ लॉ लाया जाए इंडिया में। तो उसी में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट भी है। इज अ सिग्निफिकेंट लॉ इन इंडिया दैट रेगुलेट द प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स. It ensures the registration and preservation of copies of each printed books and newspaper in the country. कोई भी बुक या न्यूज़पेपर इंडिया में प्रिंट हुआ है तो उसका जो है वो इसके तहत प्रिंट हुआ है। अब की प्रोविजंस देख लो, ये जैसे 1867 का था, ये चीज़ आप जरूर याद रखना। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, तो आप ऐसे याद करो ना, ऑफ बुक्स एक्ट है मतलब प्रेस और बुक्स का रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कराना है मतलब क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन करा दिए, मतलब वो नाम आ गया कि वो पब्लिश हुआ है आपके देश में, एवरी प्रिंटेड बुक एंड न्यूज़पेपर। अब देखो की प्रोविजंस है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स हो गया, एवरी प्रिंटेड बुक मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ बुक्स, डिक्लेरेशन बाय प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स मस्ट डिक्लेयर देयर इंटेंशन टू प्रिंट और पब्लिश एनी बुक और न्यूज़पेपर। आप जो जैसे पब्लिश करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन है, तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, प्रिंट कीजिए, किसी चीज़ की ये नहीं है। लेकिन आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं सिस्टम में और आप प्रिंट कर रहे हैं, तो इट मे बी अ प्रोपेगेंडा, कोई ज़रूरी नहीं है बट मे बी, क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ करती हैं, यूएसए, यूके, सबके स्पाई जो हैं, CIA वगैरह ऐसी करती हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन से लेके बहुत कुछ कराती हैं रिजीम चेंज के लिए। तो वही है कि रजिस्टर्ड तो आपको होना चाहिए। अब डिलीवरी ऑफ कॉपी, प्रिंटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर कॉपीज ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स टू द गवर्नमेंट को एक कॉपी दिया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए होगा, द रजिस्ट्रार ऑफ बुक्स मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्ट्स हो गया। देखो तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जब तक रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये देश में प्रिंट हुआ है, तो उसके बाद कॉपीराइट का कंसेप्ट भी कैसे आएगा, है ना। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस जो है एक्ट का। प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल इंश्योर्स दैट द प्रिजर्वेशन ऑफ एवरी प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर इन इंडिया हो गया। बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल होता है, इससे फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी और प्रिंटेड मटेरियल्स की हमारे पास रिकॉर्ड है।
बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ये एक तरह से है कि आपका सारा ये सिंपल में बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल का आप ये याद रखो कि ये रिकॉर्ड कीपिंग है मानो तो। अब लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इश्यूज, पब्लिक एक्सेस टू प्रिंटेड मटेरियल। सही बात है। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन और चैलेंजेस क्या क्या होता है इसमें। देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया। ये चैलेंजेस क्या है, अब वही नॉन कंप्लायंस आएगा, डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग, आप कैसे कितना को ज़्यादा के घर घर करोगे, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रिजर्विंग प्रिंटेड मटेरियल्स, आपके पास उतना अच्छे स्ट्रॉन्ग रूम्स ही नहीं है, लाइब्रेरी है जिसमें से 10 साल में आपका चूहे खा जा रहे हैं, ऐसी है, तो क्या करोगे आप। इसका यही सॉल्यूशन है कि आप डिजिटल लाइब्रेरी बनाओ, सर्वर्स में इंस्टॉल करो, सर्वर्स भी आप 10-12 जगह रखो, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरे में रहेगा, उसको आप जो है मतलब इनक्रिप्टेड बना सकते हो कि आपको कोई हैक ना कर सके। अब जो है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट, देखो ये जो है 1954 में आया था, वो आपको क्या याद होगा कितना में था, 1867 में ये वाला पहले वाला जो एक्ट था आपका, ये द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 का था। और ये जो है आपका वो ये रजिस्ट्रेशन वाला एक्ट 1867 हो गया। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर लाइब्रेरी एक्ट ये 1954 का है, ठीक है जी। बट ये लॉ दैट मैंडेट द डिलीवरी ऑफ कॉपीज इन of books and newspaper to designated public libraries in India. It aims to ensure that public library receive a copy of every book and newspaper published in the country. तो उसी टाइप का है, बस थोड़ा अलग है और ये मॉडिफाइड है उसी। की प्रोविजंस हो गया, डिलीवरी ऑफ बुक्स हो गया, पब्लिशर्स मस्ट डिलीवर अ कॉपी ऑफ एवरी बुक पब्लिश इन इंडिया टू डेजिग्नेटेड पब्लिक लाइब्रेरीज हो गया। डिलीवरी ऑफ न्यूज़पेपर्स वही सही है कि न्यूज़पेपर सारा रहेगा, पब्लिक लाइब्रेरी और डेजिग्नेटेड लाइब्रेरीज कहते हैं। द एक्ट स्पेसिफाइज सर्टेन पब्लिक लाइब्रेरी दैट मस्ट रिसीव कॉपीज ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, जिनको भेजना ही भेजना है, अगर आपका नया बुक या न्यूज़पेपर है तो उसका कॉपी। और देखो इम्पोर्टेंस क्या है एक्ट का, देखो ये सब मैं इसलिए भी ऐसे एक एक करके सारा चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका जैसे BLIS हुआ, MLIS हुआ, ये सब में भी फ़ायदा करता है। और देखो आप कहीं पे मान लो कि UGC नेट क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसके बाद भी तो आप क्या करोगे, अगर नेट JRF करते हो तो उसके बाद रिसर्च करोगे, तो रिसर्च में आपको ये सारा थॉरो चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा आप करोगे कि आप जो है जैसे KVS होता है, NVS होता है, या फिर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन बनोगे या स्कूल लाइब्रेरियन बनोगे, यही सब बनोगे ना, तो वहाँ पे आपका क्या होता है इंटरव्यू में आपका सारा पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं जो है एम्फेसाइज करके एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बेसिक छपा रहे। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्ट क्या क्या है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो हो गया, इंश्योर्स पब्लिक लाइब्रेरी है एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, सारा जब सारा ही जो छप रहा है वो आपके पास है तो रहेगा ही। रिसोर्स शेयरिंग, अब देखो मैं एक खुद का बता रहा हूँ कि अगर इंडिया जो है जितना हमारे पास ये किया हुआ है, इसका OCR स्कैनर टाइप और इसको ऑटोमेट किया जा सकता है कि वो सारा डेटा जो है तो अपने आप डिजिटाइज हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसको करके जो है इतना ज़्यादा डेटा को जो है ChatGPT जैसा जो है अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM अगर बनवाता है तो ये जो होगा आपका LLM ये इंडिया का होगा ChatGPT मानो तो, और ये सब डेटा पे तो ये सब में जो है ना आर्काइव्स वगैरह और जो आपका जो मतलब नेशनल लाइब्रेरीज है वो हेल्प करता है। अब रिसोर्स शेयरिंग हो गया, जैसे किसी और कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नहीं है तो यहाँ से मंगवा सकते हैं। फैसिलिटेट्स रिसोर्स शेयरिंग अराउंड पब्लिक लाइब्रेरी, प्रिजर्वेशन कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल इन पब्लिक लाइब्रेरीज, प्रमोशन ऑफ रीडिंग हो गया। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस क्या क्या है। द एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द डेजिग्नेटेड पब्लिक लाइब्रेरीज। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये याद रखना आप जो है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ लाइब्रेरी एक्ट जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। चैलेंजेस हो गया नॉन कंप्लायंस जो हो गया, डिफ़िकल्टी इन मॉनिटरिंग, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कंक्लूजन वही हो गया कि ये दोनों जो एक्ट है
crucial for the development and functioning of the libraries in India. They ensure the systematic growth of libraries, preservation of printed materials, and access to information for the public. However, effective implementation and addressing challenges such as inadequate funding and resources are essential for the सक्सेस ऑफ दिस लाइब्रेरी वीडियोस। तो मैंने बताया कि फंडिंग का जो है कांस्टेंट हमेशा रहता है। तो अब देखो देश जैसे जैसे अमीर होता है, तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें भी लाइब्रेरी के ऊपर एम्फेसिस डाला गया है, लाइब्रेरियंस होने चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट कितना आगे बढ़ती है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का, चैप्टर 3। और इसके बाद जो है हम यूनिट 2 के भी सारे बाकी जो लेक्चर्स लाएंगे, फिर यूनिट 3 यूनिट 4 करके जो यूनिट 10 तक का हम सारा जो है लाने वाले हैं। तो अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो तो ऐसे भी दोस्ती में वीडियो को सब्सक्राइब करनी चाहिए। और जो है आप लाइब्रेरी से जुड़े हुए हो तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हमसे जुड़े रहो, इसके लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को, लोगों से शेयर करो, फ्रेंड्स से, क्योंकि ये कम्युनिटी अभी लाइब्रेरी की छोटी है। अगर इसको बड़ा बनाना है तो हमें एक दूसरे से जुड़ना होगा। आप मतलब कमेंट्स में कुछ लिख सकते हैं कि आपको और कैसी कैसी वीडियो चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो कि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। नहीं तो भीड़ में इतना यूट्यूब के एल्गोरिदम में वीडियोज़ गायब ही हो जाते हैं। कितने चैनल्स आप ध्यान में रखते हो कि ये चैनल को ध्यान में रखना है, लेकिन वो चैनल देखोगे कि कुछ टाइम बाद आप कुछ और देखने लगते हो, उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।